हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। रीट एग्ज़ाम लेवल 2 के मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज़ में आज सामाजिक विज्ञान विषय का पहला मॉडल टेस्ट पेपर हम शुरू कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सौंथी संस्कृति का संबंध है। सौंथी संस्कृति का संबंध किससे है? सिंधुकालीन सभ्यता स्थल है जो प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है ये देखें, नागौर, पाली, बीकानेर या उदयपुर। उदयपुर से बालाथल संस्कृति या बालाथल नामक स्थान प्राप्त हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। पाली है, नागौर है और बीकानेर है। तो कौन सा हमारा सही जवाब होगा? सौंथी संस्कृति। सौंथी संस्कृति जो है वो बीकानेर से हमें स्थल प्राप्त हुआ है, जहाँ से सौंथी संस्कृति के अवशेष हमें मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरांग के नाम से विख्यात संत है। गौरांग किसे कहा गया है? गौरांग धन्ना जी, पीपा जी, नामदेव या चैतन्य महाप्रभु। तो सही जवाब होगा इसका चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु है जो कि पश्चिम बंगाल राज्य से बिलोंग करते हैं और भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत माने जाते हैं ये भी। और इन्हें ही गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता था। रंग साफ होने के कारण, गोरा रंग होने के कारण इन्हें गौरांग नाम दे दिया गया था। संत धन्ना जी और पीपा जी जो हैं, ये तो संत धन्ना जो कि कबीर के भक्त थे, शिष्य थे कबीर के। संत पीपा भी कबीर के शिष्य थे। प्रताप सिंह मूल नाम था इनका। धनज जो है वो जाट थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु सभ्यता की लिपि है। लिपि किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। कोई भाषा किस तरह से लिखी जा रही है वही लिपि कहलाता है। तो देखिए, अरेमाइक लिपि, बुस्ट्रोफेदन लिपि, ब्राह्मी लिपि या यूनानी लिपि। अरेमाइक और यूनानी तो एक ही है, यूनानी लिपियाँ हैं दोनों ही, अरेमाइक और यूनानी। तो बुस्ट्रोफेदन और ब्राह्मी लिपि जो कि भारतीय लिपि है। तो इसका सही जवाब होगा, आप पहचान गए होंगे, बुस्ट्रोफेदन लिपि, जिसे भावचित्रात्मक लिपि कहा जाता है। और इसके साथ ही इसके दूसरे नाम भी हैं। भावचित्रात्मक यानी भावों को चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, इसलिए भावचित्रात्मक लिपि कहते हैं इसको। गोमूत्री लिपि भी कहा जाता है। सर्पिलाकार लिपि भी कहा जाता है, क्योंकि बाएं से दाईं तरफ और फिर दाईं से बाईं तरफ और फिर बाएं से दाईं तरफ इस तरह से ये लिखी जाती है। तो सर्पिलाकार लिपि और गोमूत्री लिपि भी इसे कहा जाता है, बुस्ट्रोफेदन लिपि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मूल अधिकार है जिसको समाप्त कर देने पर सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे? मूल अधिकार जो कि संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है, भाग 3 में उल्लेखित है। मूल अधिकार भाग 4 में तो मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। भाग 3 में उल्लेखित है, जो कि अमेरिका से लिए गए हैं मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट जो है। तो बताएं, देखें कौन सा मूल अधिकार है जो सबसे महत्वपूर्ण है और जिस मूल अधिकार के ऊपर ही सभी मूल अधिकार 6 के 6 मूल अधिकार जो है वो टिके हुए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या समानता का अधिकार। कौन सा होगा? देखें, सबसे पहला अधिकार हमारा समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। उसके बाद दूसरा अधिकार हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 19 से शुरू है, 19, 20, 21, 22 तक इसका वर्णन किया गया है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और उसके बाद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिसे संविधान की आत्मा भी कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्यों कहा है? क्योंकि अगर किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है, मान लीजिए आपके किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है, तो आप कोर्ट में जाएंगे, न्यायालय की शरण में जाएंगे और वहाँ पर आप जो है केस दायर कर सकते हैं कि मेरे इस मूल अधिकार का हनन हुआ है। तो इस तरह से ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये बाकी मूल अधिकारों का भी संरक्षण करता है, इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रामगुप्त का वध कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह करने वाला गुप्त शासक या सम्राट कौन था? रामगुप्त जो कि गुप्त वंश का शासक था, इसकी पत्नी थी ध्रुव देवी। तो इसका रामगुप्त का वध करके किस सम्राट ने इसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया था? देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन? सही ऑप्शन होगा इसका चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समकालीन थे रामगुप्त। रामगुप्त जो है
शकों का जब आक्रमण हुआ था गुप्त वंश के ऊपर, तो रामगुप्त ने क्या किया कि अपनी शकों से डर करके, घबरा करके अपनी पत्नी जो थी ध्रुव देवी, वो शकों को सौंप दी थी। तो ऐसा करने पर जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया कि ये जब उन्हें ये चीज़ जब उनके सामने आई, तो उन्होंने रामगुप्त का वध कर दिया और उसकी पत्नी जो है ध्रुव देवी, उसके साथ विवाह कर लिया। और चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है जो आपके दरबारी हैं, दरबारी कवि भी बहुत सारे थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, आपको पता होगा कालिदास है, घटकरपर, छप्पड़क, शंकु, अमर सिंह, इस तरह से कई इनके नौरत्न थे, नौ व्यक्ति थे दरबार में। देवी चंद्रगुप्तम नाम से एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो विशाखा दत्त की लिखी हुई है। उसमें ध्रुव देवी से चंद्रगुप्त के विवाह का और रामगुप्त की हत्या, इसका पूरा वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। वैसे तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम है। उसके बाद स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के ही पुत्र थे। समुद्रगुप्त जो कि अपनी सिक्कों या के ऊपर वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं। उसके अलावा इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और समुद्रगुप्त के बाद में जो है आपके कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के बाद में स्कंदगुप्त शासक बने थे। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक का काल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है? देखिए चित्रकला का स्वर्ण काल, और ये चारों ही शासक जो है वो मुगल शासक है। तो देखिए किसका काल चित्रकला का स्वर्ण काल है? शाहजहाँ का तो नहीं हो सकता, शाहजहाँ तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है, बहुत सी इमारतें इन्होंने बनवाई थी। हुमायूं ने भी ज़्यादा कुछ इमारतें वगैरह तो नहीं बनवाई, लेकिन दीन पनाह नामक इमारत इनकी प्रसिद्ध है, दिल्ली में बनी हुई है, जिसकी सीढ़ियों से ये गिर गए थे अंत में और इनकी मृत्यु हो गई थी। लेनपुल नामक विद्वान ने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो ये वही हैं। और जहांगीर, हाँ ये सही ऑप्शन है हमारा, जहांगीर इसका सही आंसर होगा। जहांगीर चित्रकला के काफ़ी पारखी थे। कहा जाता है कि एक चित्र को यदि 4 चित्रकार बनाते थे तो जहांगीर बता दिया करते थे कि इस चित्र में हाथ किसने बनाया है, धड़ किसकी बनाई हुई है, पैर किसके बनाए हुए, इतने पारखी थे ये। और अकबर का काल जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रमुख प्रसिद्धि रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस झील का संबंध जयपुर जिले से है? जयपुर जिले के साथ किस झील का संबंध है? सिलिसेट झील, सिलिसेट झील कहाँ है? अलवर जिले में स्थित है। कायलाना झील जो कि जोधपुर जिले में स्थित है। कोलायत झील कपिल मुनि का जहाँ सरोवर है और कपिल मुनि का धाम है, ये आपके बीकानेर जिले में स्थित है। तो हमारा सही आंसर होगा इसका रामगढ़। रामगढ़ बांध भी बना हुआ है, बाणगंगा नदी के पानी को इसमें भेजा गया है रामगढ़ झील में। तो ये जयपुर में स्थित है रामगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंध का बाग किस सभ्यता को कहा जाता है? सिंध का बाग, हड़प्पा सभ्यता, लोथल सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता और मोहनजोदड़ो, ये चारों ही सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। तो सिंध का बाग किसे कहा जाता है? सिंध का बाग सही आंसर होगा इसका, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप, मोहनजोदड़ो जो है इसका सही आंसर है। सिंध का बाग, मृतकों का टीला भी इस सभ्यता स्थल को कहा जाता है। सबसे अधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। पशुपति शिव की मोहर के बारे में भी आपको पता होगा, 3 मुख वाले देवता हैं जिसकी तुलना शिव से की जाती है, आद्य शिव भी कहा गया है उनको। तो अत्यधिक मोहरें जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और अलंकृत मोहरों की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है। ये प्रश्न भी अगर आए तो आप इसका आंसर दे दें कि अत्यधिक मोहरें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, लेकिन अलंकृत मोहरें जो है, चित्रित मोहरें, वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। उसके अलावा हड़प्पा से और भी अन्नागार के अवशेष मिले हैं। धान के जो कोठार है, 3-3, 6-6 की पंक्तियों में 2 स्थल मिले हैं जहाँ अन्नागार के अवशेष मिले हैं। और उसके अलावा मनुष्य के साथ बकरे के संवर्धन के साक्ष्य जो है वो भी हड़प्पा स्थल से मिले हैं। दूसरा लोथल सभ्यता, लोथल सभ्यता जो है वो सिंधु सभ्यता का गोदीवाड़ा, या जिसे आप डकयार्ड कह सकते हैं, बंदरगाह कह सकते हैं, तो नाव के और बंदरगाह के अवशेष यहाँ से मिले हैं। और कालीबंगा तो सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी इसे कहा जाता है। और यहाँ से बेलनाकार मोहरें भी मिली है, जो मोहरें
मेसोपोटामिया सभ्यता से मिली है। इसके तात्पर्य है कि कालीबंगा से विदेश से साथ भी विदेशों में भी व्यापार हुआ करता था। उसके अलावा कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ऊँट की अस्थियाँ प्राप्त हुई है, अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो हमारा सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद का कार्यकाल होता है। विधान परिषद देखिए, जिस तरह से केंद्र शासन में लोकसभा और राज्यसभा होती है, उसी तरह से राज्य के शासन में विधानसभा और विधान परिषद का प्रमुख महत्व है। जिसमें विधानसभा जो है वो निम्न सदन है और विधान परिषद जो है वो उच्च सदन माना जाता है। विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो यहीं विधान परिषद का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष इसका कार्यकाल होगा। जिस तरह से केंद्र में राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य कार्य मुक्त हो जाते हैं, उसी तरह से विधान परिषद का भी कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में उल्लेखित किया गया है? पीछे हमने पढ़ा है अभी भी। पहला हमारा समानता का अधिकार है, जो कि 14 से 18 तक वर्णित है, और स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसका उल्लेख 19 से अनुच्छेद 22 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाएं यानी कि ये पृथ्वी का ग्लोब है मान लीजिए, तो ये इस तरह से जो आड़ी रेखाएं खींची गई है ये अक्षांश रेखाएं कहलाती है। तो ग्लोब 2 हिस्सों में बटा हुआ है, बीचों बीच एक रेखा है जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। इसका ऊपर वाला भाग जो है वो कहलाता है आपके उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो भाग है वो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है ये देखिए, अगर इस तरह से हम एक रेखा खींच दें तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 रेखाएं तो ऊपर हो गई और 90 रेखाएं नीचे हो गई। तो इस तरह से 90 और 90 हो गई 180 रेखाएं, और एक ये रेखा आपके बीच की हो गई विषुवत रेखा। तो कुल मिला के रेखाएं हो गई 181। ओके, तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या की बात करें तो 181 हो जाएगी। भक्त कवयित्री मीराबाई का विवाह हुआ था। मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? उदय सिंह के साथ नहीं हुआ था। उदय सिंह उदयपुर के महाराणा थे और महाराणा प्रताप के पिता थे। मालदेव के साथ भी नहीं हुआ। मालदेव जो हैं वो आपके मारवाड़ के शासक थे, जिन्होंने गिरी सुमेल युद्ध किया था। किसके साथ? शेरशाह सूरी के साथ। और शेरशाह सूरी ने एक कथन कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये वही मालदेव हैं। नाको चने चबाए थे इन्होंने अफगान शासक शेरशाह सूरी को। सुजन हाड़ा भी नहीं है, तो अंतिम जो ऑप्शन है हमारा उसके साथ हम जाएंगे भोजराज, जो कि राणा सांगा के पुत्र थे। इन्होंने ही मीराबाई के साथ विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली जनगणना हुई थी। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1881 में, 1872 में, 1951 में या 1947 में? सही जवाब क्या होगा? 1947 नहीं होगा। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उस समय कोई जनगणना कार्य नहीं हुआ था। हाँ, 1951 में जनगणना हुई थी, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना मानी जाती है। लेकिन यहाँ ऑप्शन है, प्रश्न हमारा है कि भारत की पहली जनगणना कौन सी थी? तो भारत की पहली जनगणना जो है वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो काल में हुई थी। यही इसका सही ऑप्शन होगा 1872। और 1881 भी वैसे सही है, लेकिन ये विधिवत रूप से सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो जनगणना हुई थी भारत में वो 1881 में हुई थी। लेकिन पहली जनगणना अगर पूछी जाए तो 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ ज्वार आते हैं। दीर्घ ज्वार कब आते हैं? अमावस्या को, पूर्णिमा को, अष्टमी को, अमावस्या और पूर्णिमा को? तो सही आंसर तक आप पहुंच गए होंगे। सही आंसर है अमावस्या और पूर्णिमा। अमावस्या और पूर्णिमा को दीर्घ ज्वार आते हैं। कारण ये है कि सूर्य और चंद्रमा जब एक सीध में आ जाते हैं, एक सीध में आने की वजह से उन दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो एक साथ काम करती है, और एक साथ काम करेगी तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी। इस वजह से ज्वार जो आएंगे वो तेज़ी से आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा में कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? धन विधेयक की बात हो रही है, तो धन विधेयक का निर्णय कौन करेगा? केंद्र सरकार की बात करें तो लोकसभा में इसका निर्णय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो विधानसभा में कौन करेगा बताइए? बिल्कुल सही जवाब, विधानसभा अध्यक्ष जो है वही डिसाइड करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जीने की कला हमें सामाजिक अध्ययन ही सिखाता है। जीना, किस तरह से जीना? मुफ्त में जीना। कोड वर्ड है ये, जीना, मुफ्त में जीना। तो ये बात किसने कही है, जीने की कला हमें सामाजिक अध्ययन सिखाता है? कोड वर्ड से आपको पता चल गया होता, मुफात ने ये बात कही है। MP मुफात है जिन्होंने कहा है कि जीने की कला हमें सामाजिक अध्ययन ही सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, निम्न कथन किसका है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या महात्मा गांधी? सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ये तीनों ही गुरु शिष्य हैं। आपको मालूम होगा सुकरात के शिष्य प्लेटो हैं और प्लेटो के शिष्य अरस्तु हैं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये बात किसने कही है? अरस्तु ने कही है, जो मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु से माना जाता है। और इन्होंने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना वो पसंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा राष्ट्र है जिसने सामाजिक अध्ययन विषय को पहली बार मान्यता दी थी? जो सामाजिक अध्ययन विषय से संबंधित अवधारणा है, विचार जो है, वो सबसे पहले ब्रिटेन ने दिया था। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि सबसे पहले मान्यता किसने दी थी, यानी इसे अपने स्कूलों में पढ़ाना किसने शुरू किया था? तो वो किया था अमेरिका ने। अमेरिका ने सबसे पहले सामाजिक अध्ययन विषय को मान्यता दी थी। भारत नहीं है, भारत ने उसके बाद में काम करना शुरू किया है। तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोजना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? परियोजना विधि के जनक पढ़ाया आपने मनोविज्ञान में, किसे माना जाता है? जॉन डीवी को माना जाता है परियोजना विधि के जनक। किलपैट्रिक ने इसके ऊपर कार्य किया था, आगे प्रोजेक्ट मेथड दिया था इन्होंने। लेकिन जो विचार सर्वप्रथम दिया था परियोजना विधि का, वो विचार सबसे पहले जॉन डीवी ने दिया था। निम्न में से कौन सा एक नवाचारी शिक्षण उपागम है? नवाचारी यानी शिक्षा में कोई नवीन कार्य जब किया जाए तो उसे नवाचारी शिक्षण उपागम कहा जाता है। मस्तिष्क उद्वेलन, भूमिका निर्वहन, पाठ्य पुस्तक उपागम, मस्तिष्क उद्वेलन व भूमिका निर्वहन। क्या होगा इसका सही जवाब? शिक्षण उपागम नहीं है, नहीं कह रहा है ये, तो यहाँ सही जवाब होगा पाठ्य पुस्तक उपागम। यानी पाठ्य पुस्तक तो कब से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, कई वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कोई नयापन नहीं है। तो ये पाठ्य पुस्तक उपागम हो गया। भूमिका निर्वहन में बालक को भूमिका दे दी जाती है, रोल प्ले करने के लिए कहा जाता है, तो ये तो नया है बच्चों के लिए। मस्तिष्क उद्वेलन में बच्चों के सामने कोई समस्या प्रस्तुत की जाती है, तो उससे उनके मस्तिष्क में उद्वेलन यानी तनाव होना शुरू होता है। तो ये भी नवाचारी उपागम है, लेकिन पाठ्य पुस्तक उपागम नवाचारी नहीं है, ये तो एक परंपरागत प्राचीन उपागम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में सर्वाधिक अनुशासन रख पाने वाली विधि है। सर्वाधिक अनुशासन कौन सी विधि रखेगी? खोज विधि नहीं रख सकती। खोज करेंगे बालक तो आपको इन्हें बाहर भी लेके जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर अनुशासन आप नहीं रख सकते उन पर। पाठ्य पुस्तक विधि में भी आप जरूरी नहीं है अनुशासन रखें, बालक पढ़े या ना पढ़े कोई पता नहीं है। समाजीकृत विधि जो समाज से संबंधित है, इसमें भी मुश्किल है अनुशासन रख पाना। व्याख्यान विधि जो है वो इसके लिए सही आंसर होगा, क्योंकि व्याख्यान विधि में जो है ये शिक्षक केंद्रित विधि है। शिक्षक व्याख्या देता रहता है और बालकों को तो इसमें केवल पढ़ना ही होता है, शिक्षक के व्याख्यान को सुनना ही होता है शांत बैठ करके। नीरसता महसूस करते हैं हालांकि बालक इसमें, लेकिन ये जो विधि है ये शिक्षक केंद्रित है और सर्वाधिक अनुशासन बनाए रख पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रच्छा प्रतिमान को शिक्षा में स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रच्छा, प्रच्छा का तात्पर्य है पूछना। तो इसका श्रेय किसे दिया जाता है प्रच्छा प्रतिमान का? स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर जिन्होंने पंचपदी दी थी, जॉन डीवी जो प्रयोजनवाद का विचार दिया था, हेनरी कॉल्डवेल कुक जिन्होंने खेल विधि के जनक माने जाते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही नहीं हैं, तो हमारा सही जवाब होगा रिचर्ड सचमैन जिन्होंने प्रच्छा प्रतिमान जो है वो स्थापित किया था शिक्षा के क्षेत्र में। इन्होंने कहा कि बालक को आप जितना पूछोगे उतना ही अधिक बालक सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलपत्र के अनुसार उच्चतम अंक वाला पक्ष है। नीलपत्र, ब्लूप्रिंट, ये आपने ज़रूर बनाया होगा बीएड में जब आपने लेसन दिए हैं। 20 लेसन आप देते थे, उसके बाद में ब्लूप्रिंट बनता था, जिसमें आप 4 पक्ष रखते थे। पहला पक्ष ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक और चौथा कौशलात्मक। इसी के आधार पर आपको प्रश्न पत्र का निर्माण करना होता था, और इन सभी पक्षों में सबसे उच्चतम अंक वाला जो पक्ष होता था वो होता था ज्ञानात्मक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श प्रश्न पत्र की विशेषता होती है। आदर्श प्रश्न पत्र की विशेषता क्या है? सभी बालक उत्तीर्ण हो जाए, मूल्यांकन के सभी उद्देश्य पूरे हो जाए, व्यापकता हो, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसमें? देखिए, सभी बालक उत्तीर्ण हो जाए ऐसा आदर्श प्रश्न पत्र जरूरी नहीं है,
ऐसा हो, मूल्यांकन के उद्देश्य पूरे हो जाए और व्यापकता हो। व्यापकता भी सही है, लेकिन सबसे प्रमुख विशेषता इसकी यही है कि मूल्यांकन के सारे उद्देश्य पूरे हो जाने चाहिए। तो व्यापकता इसके अंदर ही समाहित हो जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा कि जिसमें मूल्यांकन के सारे उद्देश्य, मूल्यांकन जो कि बालक के सभी पक्षों से संबंधित होता है, शारीरिक, मानसिक, सामयिक, सामाजिक। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन और इस मॉडल टेस्ट पेपर का अंतिम क्वेश्चन है, समस्या समाधान विधि में सबसे अधिक महत्व क्या रखता है? समाधान, समस्या, विद्यार्थी या शिक्षक? तो समस्या समाधान विधि में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो समस्या ही होती है, जो जिसका समाधान हमें करना होता है। तो समस्या ही नहीं होगी तो समाधान कैसे करेंगे? तो इस विधि में सबसे महत्वपूर्ण जो है पॉइंट वो समस्या है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं एक और नए टेस्ट के साथ, बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।